वक्त हमारे समक्ष है न्यूक्लियस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर श्री पंकज अग्रवाल जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कोरोना क्राइसिस को देखते हुए अभी बीच में हाहाकार मचा था, पेशेंट्स को बेड उपलब्ध नहीं हो रहे थे, ऑक्सीजन के शॉर्टेज थे, तो ऐसे में आपका जो हॉस्पिटल है पर्टिकुलरली आप लोगों ने किस तरह का मेकओवर किया, किस तरह की आपको समस्या आई, उस बारे में हमारे दर्शकों से आप शेयर कीजिए। देखिए, जो ऑक्सीजन की जो समस्या है ये आना बहुत नेचुरल बात है, क्योंकि कोरोना में इतने सारे मरीज एक साथ आ गए कि जितनी हमारी नॉर्मल सिचुएशन में जितना ऑक्सीजन उपलब्ध होता है वो ऑक्सीजन कम पड़ने ही वाला था। इतने पेशेंट्स एक साथ आ गए तो हमें तकलीफ गई, सभी लोगों को तकलीफ गई, सभी अस्पतालों ने इस चीज़ से इस चीज़ को फेस किया। और ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने भी काफ़ी हेल्प की, दूसरे स्टेट से दूसरी जगहों से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की कोशिश की। तो हम लोगों को जब भी ऑक्सीजन की दिक्कत जाती थी तो हम लोग कोशिश करते थे कि पेशेंट को कम से कम ऑक्सीजन लगे, उसके लिए जो जो डिवाइसेस यूज़ हो सकते हैं, जो कम ऑक्सीजन खींचते हैं, जो जिनमें कम ऑक्सीजन की खपत होती है, ऐसे डिवाइसेस पे जिन पे पेशेंट का प्रेशर मेंटेन हो सकता है, वो डिवाइसेस हमने यूज़ करने की कोशिश की। हमने रेगुलर बेसिस पे ऑक्सीजन का कैलिब्रेशन चालू किया, रेगुलर बेसिस पे चेकिंग चालू की कि कहीं ऑक्सीजन का लीकेज ना हो, कहीं वेस्टेज ना हो। तो हमने हमारी तरफ से हर संभव कोशिश की कि जितना भी ऑक्सीजन हमें उपलब्ध हो रहा है उसे सही मात्रा में सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए और पेशेंट्स को उसको उपलब्ध कराया जाए। तो तकलीफ तो हुई, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उसी तकलीफ के चलते हमने बहुत सारी चीज़ें अपने सिस्टम की या बाकी जो हम जो चीज़ें करने में असफल हो रहे थे एज अ हॉस्पिटल, सभी हॉस्पिटल्स, सब लोगों ने उन चीज़ों को रेक्टिफाई करने में काफ़ी मदद मिली। आप क्या कहोगे कि बीच में जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी उस समय जो कलेक्टर साहब की तरफ से रैशनिंग हुई, रेमडेसिविर इंजेक्शंस का भी रैशनिंग उनकी तरफ से की गई, उसके बाद कलेक्टर साहब ने एक आदेश निकाला था कि जितनी मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है उन्हें खुद का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करना चाहिए। उस धरती पे कुछ हॉस्पिटल ने शुरू भी किया हुआ है, तो इस बारे में आपकी क्या तैयारी है? देखिए, कैसा है ना कि जब ऑक्सीजन की कमी हुई और जब इंजेक्शंस की, दवाइयों की कमी होना चालू हुई मार्केट में, तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे एक्शंस लिए, सबको उनके बेड के हिसाब से, ऑक्सीजनेटेड बेड के हिसाब से, आईसीयू बेड्स के हिसाब से ऑक्सीजन का अलॉटमेंट किया, रेमडेसिविर इंजेक्शंस का अलॉटमेंट किया, बाकी दवाइयों का अलॉटमेंट किया उन्होंने, और रेगुलर फॉलोअप में रहे, टच में रहे हॉस्पिटल्स के, जिनको तकलीफ जाती थी उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने की कोशिश करते थे। जैसे कलेक्टर ऑफिस से और बाकी सब जगह से सभी हॉस्पिटल्स को ये निर्देश दिए गए कि आप सभी लोगों को जो 50 बेड से ऊपर के हॉस्पिटल है उनको अपना अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाना है। तो इसी के लिए हम लोगों ने कुछ हॉस्पिटल्स ने ग्रुप्स में, हमारा एक विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन करके एक ग्रुप है, मैं उसका एक छोटा सा VHA करके मैं उसका एक छोटा सा पार्ट हूँ। तो हम सब लोग मिले कलेक्टर साहब से, उन्होंने हमारी परेशानी समझी और उन्होंने MSME के जो तो जो MSME के जो कमिश्नर साहब है उनसे हमारी मीटिंग करवाई, पार्लेवार साहब से, और उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रपोजल्स हमें बताए कि आप इंडिविजुअल लेवल पे तो शायद ऑक्सीजन प्लांट लगाना शायद संभव ना हो हर किसी के लिए, लेकिन कई सारे हॉस्पिटल्स मिलके क्लस्टर बना के ऑक्सीजन प्लांट डालने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो अभी हमारा उसी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है उस माध्यम से, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर बाकी सब प्रशासन हमारी इस चीज़ में मदद करता है तो हम लोग जल्दी पूरे नागपुर शहर के हॉस्पिटल्स के लिए एक प्लांट लेकर आ पाएंगे जो कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूट करेगा ऑक्सीजन सप्लाई में नागपुर के। तो कहीं ना कहीं सभी अस्पतालों की, छोटे बड़े सभी अस्पतालों की किसी ना किसी रूप में मदद हो सकेगी इससे, ऑक्सीजन प्लांट से, और इंडिविजुअल हॉस्पिटल को शायद ज़रूरत ना पड़े खुद का ऑक्सीजन प्लांट डालने की, ये शायद हो सकता है। जब कोरोना का सेकंड वेव जो पीक पर था उस समय देखा गया कि हर चीज़ की कमियां थी, इवन देखा गया तो एडमिशन नहीं ले रहे थे कि ऑक्सीजन रेमडेसिविर नहीं रहते थे, तो ऐसे में आप लोगों ने कॉप अप किया उसको, नहीं, सामना किया ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की वजह से एडमिशन नहीं हुआ ऐसा नहीं है, नहीं, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी की वजह से एडमिशन नहीं हुआ ऐसा नहीं है। रेमडेसिविर एकदम जरूरी इंजेक्शन नहीं है कि जिसे लगाया नहीं तो पेशेंट चला जाता है। तो रेमडेसिविर का शॉर्टेज तो आज भी है, आज भी हर पेशेंट के लिए रेमडेसिविर अलॉट नहीं होता है, पर आज भी हम लोग पेशेंट्स लेते हैं, है ना। तो रेमडेसिविर तो हार्डली 20-30% में पेशेंट्स में जिनको ऑक्सीजन डिपेंडेंसी है कुछ है उनको लगता है, बाकी 60-70% पेशेंट्स को इंजेक्शन नहीं भी मिलता है तो भी उनकी सर्वाइवल रेट बाकी चीज़ें अच्छी है। तो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की वजह से पेशेंट्स एडमिट नहीं हुए या हॉस्पिटल्स ने नहीं लिए ऐसा बोलना मेरे को लगता नहीं है सही है। नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे, अस्पतालों में नंबर ऑफ बेड्स कम थे,
और गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं कोशिश करके सभी लोगों को कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाने की कोशिश की और गवर्नमेंट में एकोमोडेट किया, क्वारंटीन सेंटर्स पे एकोमोडेट किया, हॉस्पिटल्स में एकोमोडेट किया, फटाफट बेड्स की मंजूरी दी गई जहां पर भी बेड्स एक्सटेंड करने थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को अपन लोग अपनी फैसिलिटीज़ दे सके। अब जबकि देखा गया आज की स्थिति में ओवरऑल सिनेरियो देखे कि पेशेंट्स कम हो गए हैं और सेकंड थिंग आप लोगों ने रिकवरी भी काफ़ी अच्छी की है पेशेंट्स की, तो आप लोगों का स्टेटस क्या रहा, कितने पेशेंट्स आपने एडमिट किए थे और रिकवरी स्टेज क्या रहा उस बारे में? देखिए, रिकवरी स्टेज कोविड में काफ़ी अच्छा होता है। 90-95% के ऊपर पेशेंट्स रिकवर होते हैं अच्छे से। कुछ परसेंट पेशेंट्स जो इस वायरल लोड से या फिर बाकी जो निमोनिया होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है उनके शरीर में, उसको कोप अप नहीं कर पाते, साइटोकाइन स्टॉर्म में जाते हैं, उन पेशेंट्स की डेथ भी होती है। तो फिर भी हमने ये ऑब्जर्व किया कि पेशेंट्स को अगर सही टाइम पे अगर उपचार के लिए लाया जाता है अस्पताल में, सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिलता है तो उन्हें बचाया जा सकता है। कई यंग पेशेंट्स की भी डेथ हमने देखी है इस वेव में। उसके लिए मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कोई पर्टिकुलर चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। कई बार पेशेंट अस्पताल ही लेट पहुँचता है, बीमारी काफ़ी एडवांस स्टेज में आ जाती है तब पहुँचता है, समय पर वो अपनी जांच नहीं करवाते सर्दी खांसी बुखार रहने के बाद, और बहुत सारे बार उनको चीज़ें पता नहीं होती है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। इसके वजह से भी कई बार देरी होती है उपचार में और कई पेशेंट्स का उसके वजह से नुकसान हुआ। लेकिन हमारे पास जो भी पेशेंट्स आए, हमने सभी के साथ में कोशिश की कि उनको एक अच्छे से अच्छा उपचार मिले और पेशेंट अच्छे होकर अपने घर जाए। तो हमारा रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा रहा और पेशेंट्स की मॉर्टेलिटी काफ़ी कम रही। न्यूक्लियस सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है आपका, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, हर तरह की आधार सुविधा है, यहाँ पे सेवा देते हैं पेशेंट्स को। अब जबकि आगे चल के जो थर्ड वेव है जो पर्टिकुलर चिल्ड्रंस के लिए काफ़ी डेंजरस होने वाली है, तो और आगे सितंबर अक्टूबर के बीच आने की एक संभावना है, तो आगे चल के आपकी तैयारी किस तरह की रहेगी उस बारे में? देखिए, ये जो थर्ड वेव की अभी जो चर्चा चल रही है सब जगह, ये बात कोई पक्की नहीं है कि ऐसा होगा ही। ये सब सिर्फ प्रिडिक्शंस है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चों के अंदर ही ये वेव ज़्यादा आएगी, बाकी लोगों को अफेक्ट नहीं करेगी, या ये वेव आएगी ही या नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर ये बातें हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं इसकी तैयारी में भी है और हम लोग ये भी चाहते हैं कि अगर मान के चलते हैं कि बच्चे इस वेव में ज़्यादा अफेक्ट होने वाले हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर वेल इक्विप्ड NICU है, वेल इक्विप्ड PICU है, पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट की हमारे पास में पूरी टीम है। तो अगर कोई वेव आती है तो हम अपनी तरफ से उससे लड़ने की पूरी तैयारी रखेंगे। लेकिन ऐसा बोलना ये शायद मेरे ख्याल से सही नहीं है कि थर्ड वेव आने वाली है और उसमें बच्चे ही अफेक्ट होने वाले हैं। तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमें अपनी तरफ से पूरे प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, हमें घबराना भी नहीं, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना है कि हमें अपने तरफ से पूरी तैयारी रखनी है और अपने तरफ से किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं